ग्रुप चैट में लिखा, ये तो कमाल हो गया, मैंने अपना स्कोर देख लिया है, मैं पक्का हुआ यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ। मैं इतना खुश हूँ कि बता नहीं सकता। आगे भी मैं लिन यी और सु यू के साथ क्लासमेट रह सकूंगा। कृपया आगे भी मेरा ध्यान रखना। लिन यी ने तुरंत जवाब दिया, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी मैं हमेशा तुम्हारे पास मौजूद रहूंगी। सु यू भी बोली, मैं भी। स्कूल के पहले ही दिन पूरी यूनिवर्सिटी जान जाएगी कि तुम्हारे पीछे ये लेडी खड़ी है। मैंने मेज पर रखी उस तस्वीर को देखा जिसमें वे तीनों हुआ यूनिवर्सिटी के मुख्य द्वार के सामने साथ खड़े थे। उस पर लिखा था, सु शी हांग, लिन यी और सु यू को साथ मिलकर हुआ यूनिवर्सिटी में प्रवेश लेना है। उस समय की मजबूत लिखावट आज भी साफ दिखाई दे रही थी। बिना एक पल की हिचकिचाहट के मैंने वो ग्रेजुएशन फोटो फाड़ दी और कूड़ेदान में फेंक दी। फिर मैंने ग्रुप चैट में जवाब दिया, लिन यी, सु यू, इस बार मैं तुम लोगों के साथ नहीं जा रहा हूँ। जैसे ही मैंने संदेश भेजा, मैंने घर के मुख्य दरवाजे का पासकोड बदल दिया और घर में मौजूद लिन यी और सु यू से जुड़ी हर यादगार चीज बाहर फेंकनी शुरू कर दी। जब मैं सामान से भरा एक डिब्बा नीचे कूड़ेदान में फेंकने जा रहा था, तभी पार्टी से लौट रहे लिन यी और सु यू से मेरी मुलाकात हो गई। उनकी नजर तुरंत कूड़ेदान में पड़े उन दो दुल्हन के घूंघटों पर पड़ी। बचपन में जब हम घर घर खेलते थे तो दोनों इस बात पर लड़ पड़ती थी कि मेरी दुल्हन कौन बनेगी। बात लगभग हाथापाई तक पहुंच गई थी। आखिर में मुझे दोनों के लिए अलग अलग दुल्हन के घूंघट खरीदने पड़े। तभी जाकर उनके बीच का तनाव थोड़ा कम हुआ। लेकिन फिर भी दोनों ने कहा, जब भविष्य में शादी होगी तो दूसरी वाली का घूंघट जरूर फेंक दिया जाएगा। उस समय मैंने सिर्फ पलकें झपकाई और कहा, तुम लोगों को कैसे पता कि बड़े होकर मैं तुम दोनों में से किसी एक से ही शादी करूंगा। मेरी बात सुनते ही दोनों भड़क गई और जोर देकर कहने लगी कि मुझे उन्हीं दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। अब जब उन्होंने मुझे वे घूंघट फेंकते देखा तो दोनों तुरंत मेरी तरफ दौड़ पड़ी। सु यू ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। तुमने वो चीजें क्यों फेंक दी जो हमने तुम्हें गिफ्ट की थी? लिन यी की आवाज भी हल्की कांप रही थी। अगर तुम नाराज हो तो ठीक है, लेकिन चीजें फेंकने की क्या जरूरत थी? क्या इतना बेरहम बनना जरूरी था? मैं मन ही मन ठंडी हंसी हंसा। सिर्फ उनकी दी हुई चीजें फेंकना ही उन्हें इतना बेरहम लग रहा था कि वे सह नहीं पा रही थी। तो अगर मैं उन्हें बता दूं कि मैंने बहुत पहले ही चुपचाप अपने कॉलेज विकल्प बदल दिए थे, सिर्फ इसलिए ताकि मैं हमेशा के लिए उनसे दूर चला जाऊं, तो क्या वे पूरी तरह पागल नहीं हो जाएंगी? मैंने शांत स्वर में कहा, मैं नाराज नहीं हूँ, बस ये चीजें खराब हो गई थी इसलिए फेंक दी। सच में नाराज नहीं हो? मैंने सिर हिलाकर ना कहा। आखिर भविष्य में इन दोनों का मेरी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं रहने वाला था। फिर मुझे नाराज होने की क्या जरूरत थी? ये सुनकर सु यू ने राहत की लंबी सांस ली। लिन यी के माथे की सिकुड़न भी धीरे धीरे गायब हो गई। अगर चीजें खराब हो गई थी तो फेंक देना सही था। बाद में हम तुम्हारे लिए नई खरीद देंगे। मैंने कुछ नहीं कहा, बस हल्का सा हूँ बोल दिया। फिर मैं ठंडे भाव से मुड़कर चला गया। मेरी जाती हुई पीठ को देखते हुए सु यू को फिर भी लगा कि कुछ ठीक नहीं है। उसने झुंझलाकर अपने बालों में हाथ फेरा और लिन यी की तरफ देखा। क्या हमें जाकर उसे मनाना चाहिए? लिन यी ने आंखें नीचे कर ली। तुम जाओ। सु यू ने एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन फिर न जाने क्या सोचकर रुक गई। छोड़ो, वैसे भी स्कूल खुलने वाले दिन उसे चुनाव करना ही होगा। अगर तब भी नाराज रहा तो हम शुजी वाली बात समझा देंगे। लिनी ने सिर हिलाकर सहमति जताई। इसके बाद दोनों अपने अपने घर लौट गई। लगातार कई दिनों तक न तो लिन यी मुझे ढूंढने आई और नहीं सु यू, लेकिन शुजी की कभी खत्म न होने वाली सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए मुझे पता चलता रहा कि वे दोनों हर समय उसी के साथ थी। ग्रेजुएशन के बाद की अपनी इच्छा सूची पूरी करने के लिए वे शुजी को हर उस जगह ले जा रही थी जहां वो कभी नहीं जा पाया था। वो मनोरंजन पार्क जहां जाने का उसने हमेशा सपना देखा था, वो जादुई एक्वेरियम जिसे उसने सिर्फ तस्वीरों में देखा था, और वो टेराकोटा आर्मी जिसे वो सिर्फ किताबों में पढ़ पाया था। वे शुजी को एक एक करके उन सभी जगहों का अनुभव करवाने ले गई। मैं उन सारी पोस्ट को देखता रहा और यहाँ तक कि उन्हें लाइक करने का भी मन हुआ। फिर एक दिन मुझे बाय यूनिवर्सिटी से अपना एडमिशन लेटर मिल गया। जैसे ही मैंने एडमिशन लेटर संभाल कर रखा, उसी समय लिन यी और सु यू दोनों मेरे दरवाजे पर आ पहुंची। हमारे एडमिशन लेटर आ गए हैं, क्या तुम्हारा भी आ गया? चलो साथ में लेने चलते हैं। मेरे चेहरे पर कोई भाव नहीं था। जरूरत नहीं, मेरा तो पहले ही आ चुका है। इतना कहकर मैं दरवाजा बंद करने ही वाला था कि लिन यी ने जल्दी से हाथ बढ़ाकर दरवाजा रोक लिया। रुको, मैंने पहले से एक प्राइवेट रूम बुक कर रखा है, चलो साथ में खाना खाते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। सु यू भी तुरंत बोली, हाँ चलो साथ खाते हैं। खाना खाने के बाद नए सेमेस्टर के लिए स्कूल की चीजें भी खरीद लेंगे। मेरा जाने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन दोनों किसी भी हालत में जाने को तैयार नहीं थी और मुझे दरवाजा बंद भी नहीं करने दे रही थी। आखिरकार मजबूर होकर मुझे हामी भरनी पड़ी। मैं उनके साथ एक हॉट पॉट रेस्टोरेंट में गया। अंदर घुसते ही तीखी मिर्चों की तेज खुशबू मेरी नाक में घुस गई। मैंने अनजाने में अपनी नाक रगड़ी और मेरी आंखें तुरंत लाल हो गई। हमारी बुक की हुई सीटों पर शुजी पहले से बैठा हुआ था और खाना पका रहा था। आखिर तुम लोग आ गए। हॉट पॉट पूरी तरह उबल रहा है। मैं तो कब से इंतजार कर रहा था। उसे देखते ही मेरी भौहें सिकुड़ गई। सु यू ने जल्दी से समझाया, शुजी ने कहा था कि उसे भी कुछ सामान खरीदना है, इसलिए हम उसे भी साथ ले आए। वैसे भी भविष्य में हम सब एक ही यूनिवर्सिटी में होंगे, हम बस उसका थोड़ा और ध्यान रखना चाहते थे। मैं कोई सफाई सुनना ही नहीं चाहता था। मेरी बस यही इच्छा थी कि ये खाना जितनी जल्दी हो सके खत्म हो जाए, सामान खरीद लिया जाए और मैं घर वापस लौट जाऊं। लेकिन खाने की मेज पर बैठने के बाद मैं एक निवाला भी ठीक से नहीं खा पाया। लाल रंग के उस स्पाइसी हॉट पॉट में इतनी मिर्च थी कि उसे देखकर ही डर लग रहा था। शुजी बड़े मजे से खा रहा था, लेकिन बचपन से ही मेरे पेट में समस्या रही थी और मैं तीखा खाना बिल्कुल नहीं खा सकता था। मैंने जबरदस्ती कुछ कौर निकले, लेकिन तुरंत मेरे पेट में जलन और भयान का दर्द
शुरू हो गया। मैंने वेटर को बुलाकर कुछ अलग व्यंजन मंगवाने चाहे, लेकिन जैसे ही मेन्यू मेरे हाथ में आया, शुजी ने उसे झटके से छीन लिया और उससे भी ज्यादा तीखे व्यंजन ऑर्डर कर दिए। लिन यी और सु यू बस मुस्कुराकर उसे देखती रहीं। दोनों पूरी तरह भूल चुकी थी कि मैं तीखा खाना नहीं खा सकता। उसी पल मुझे समझ आ गया कि शुजी ये सब जानबूझकर कर रहा था, लेकिन इस बार मैंने पहले की तरह विरोध नहीं किया। मैं बस चुपचाप सादा पानी पीता रहा, एक शब्द भी बोले बिना। खाना खत्म होने के बाद हम लोग स्कूल का सामान खरीदने मॉल पहुंचे। वहाँ विंटर क्लोथिंग सेक्शन में जाकर मैंने कुछ मोटे गर्म कोट चुन लिए। लिन यी ने ये देखा तो तुरंत मुझे टोकते हुए कहा, हुआ यूनिवर्सिटी तो इसी शहर में है जहाँ पूरे साल मौसम लगभग बसंत जैसा रहता है। तुम्हें इन मोटे कपड़ों की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने शांत स्वर में जवाब दिया, मुझे पता है ये कपड़े अच्छे लग रहे हैं, कभी घूमने जाऊंगा तो पहन लूंगा। लिन यी ने हल्के से भौहें सिकोड़ ली। ऐसा लगा जैसे वो कुछ कहना चाहती हो, लेकिन आखिर में उसने कुछ नहीं कहा। वापसी के रास्ते में शुजी काफी देर तक हिचकिचाता रहा। फिर उसने धीरे से सु यू और लिन यी की आस्तीन पकड़ ली। सु यू, लिन यी, क्या मैं वापस अपने घर न जाऊं? जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ की सुरक्षा हाल ही में बहुत खराब हो गई है। हर बार घर लौटते हुए मुझे बहुत डर लगता है। मैं हमेशा बेचैन और घबराया रहता हूँ। उसने दयनीय नजरों से दोनों की तरफ देखा। सुयू ने बिना जरा भी सोचे जवाब दिया, बिल्कुल, तुम मेरे घर आकर रह सकते हो। मेरे घर में बहुत सारे कमरे हैं, जो चाहो चुन लेना। लिन यी ने भी धीरे से सिर हिलाया। कुछ दिन मेरे घर पर रहना भी ठीक है, वहाँ बहुत सुरक्षित है। शुजी अपनी मुस्कान छिपा नहीं पा रहा था। वो बार बार उनका धन्यवाद करने लगा और बीच बीच में चोरी छिपे मेरी तरफ भी देख रहा था। धन्यवाद, तुम लोग मेरे साथ सच में बहुत अच्छा व्यवहार करते हो। मैंने इससे पहले कभी इतना अच्छा घर नहीं देखा। मैं कार की खिड़की से टिककर बैठा रहा, ऐसा दिखाया जैसे मैंने उनकी एक भी बात नहीं सुनी। मेरी नजर बस दूर कहीं भटक रही थी। शुजी जहाँ चाहे रहे, उसका मुझसे कोई संबंध नहीं था। अगली सुबह मुझे मेरे माता पिता का फोन आया। शीहांग, क्या तुमने सच में फैसला कर लिया है कि तुम हुआ यूनिवर्सिटी नहीं जाओगे? हालांकि बाई यूनिवर्सिटी उससे बेहतर है, लेकिन तुमने तो लिन यी और सु यू से एक ही कॉलेज जाने का वादा किया था। वे दोनों लड़कियां बचपन से तुम्हारे पीछे पीछे घूमती रही है। अगर तुम एक घंटे के लिए भी गायब हो जाते थे तो वे परेशान हो जाती थी। अगर उन्हें पता चल गया कि तुमने यूनिवर्सिटी बदल ली है तो शायद वे पागल हो जाएंगी। मैंने शांत स्वर में कहा, वो उनकी समस्या है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। पहले मैं सिर्फ उस वादे की वजह से हुआ यूनिवर्सिटी जाना चाहता था, लेकिन बाई यूनिवर्सिटी में वही मेजर है जो मुझे सच में पसंद है। ये मेरी जिंदगी है। जब तक मैं अपना फैसला खुद ले रहा हूँ सब ठीक है। मेरी बात सुनकर मेरे माता पिता ने मुझे मनाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने बस चिंता भरे स्वर में कहा, अगर ऐसा है तो इस दौरान घर पर अकेले रहते समय अपना ध्यान रखना। हमारी बिजनेस ट्रिप खत्म होते ही हम वापस आ जाएंगे। फिर माँ को अचानक कुछ याद आया। ओह हाँ, तुम्हारे लिए जो स्कूल ओपनिंग गिफ्ट खरीदा था वो पहुँच गया होगा, जाकर ले लेना। मैं मुस्कुराया, ठीक है माँ, समझ गया, थैंक यू माँ और पापा। ये कहकर मैंने फोन रख दिया। इसके बाद मैंने अपना फोन खोला और देखा कि लगभग 10 मिनट पहले ही कुरियर की डिलीवरी नोटिफिकेशन आ चुकी थी। पार्सल दरवाजे के बाहर छोड़ दिया गया है, कृपया रिसीव कर लें। मैं जल्दी से उठकर दरवाजा खोलने गया, लेकिन बाहर कुछ भी नहीं था। मैं पूरी तरह उलझन में पड़ गया और कुरियर वाले को फोन करने ही वाला था कि तभी लिन यी के घर की तरफ से शुजी बाहर निकलता हुआ दिखाई दिया। उसके हाथ में कोई चीज थी जिसे वह लहराते हुए बोला, क्या तुम इसे ढूंढ रहे हो? उसके हाथ में जो चीज थी वो एक वायलिन थी, एक खूबसूरत वायलिन। अभी मैंने तुम्हारे दरवाजे के सामने एक पैकेज देखा था तो मैंने उसे खोल लिया। क्या ये तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें दिया है? ये वायलिन कितनी सुंदर है, मुझे भी एक चाहिए। क्या तुम इसे मुझे दे सकते हो? वो चमकती आंखों से वायलिन को सहला रहा था, जैसे उसे छोड़ने का उसका कोई इरादा ही न हो। मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी को इतनी बुरी तरह सीमाएं लांघते नहीं देखा था। एक पल के लिए तो मुझे अपने कानों पर ही शक होने लगा। मैंने ठंडे स्वर में कहा, क्या किसी ने तुम्हें कभी नहीं सिखाया कि दूसरे लोगों के पार्सल बिना पूछे नहीं खोलते? अगर तुम्हें इतना पसंद है तो खुद जाकर खरीद लो। मेरी बात सुनते ही उसकी आंखों में आंसू भर आए। वो सुबकते हुए बोला, तुम मेरी फैमिली की हालत अच्छी तरह जानते हो, फिर भी मुझे इस तरह शर्मिंदा क्यों कर रहे हो? मैं उससे बहस करने के मूड में नहीं था। मैंने सीधे हाथ बढ़ाकर वायलिन वापस लेने की कोशिश की, लेकिन शुजी ने उसे कसकर पकड़ लिया। वो उसे छोड़ने को तैयार ही नहीं था। खींचतान के दौरान पता नहीं पहले किसका हाथ छूटा, लेकिन अगले ही पल धड़ाम वायलिन जमीन पर गिर गई। उसकी चमकदार बॉडी पर एक बड़ा और बदसूरत दरार पड़ गया। उसे देखते ही मेरा धैर्य पूरी तरह टूट गया। उसी समय शोर सुनकर लिन ये बाहर दौड़ती हुई आई। पास वाले कमरे से सु यू भी भागकर बाहर निकल आई। दोनों ने सबसे पहले शुजी का आंसुओं से भरा चेहरा देखा। सु यू घबराकर बोली, क्या हुआ? अभी तो सब ठीक था, तुम्हें किसने परेशान किया? शुजी ने तुरंत सिर झुका लिया। शी हांग को दोष मत दो, गलती मेरी थी। मैंने गलती से उसकी नई वायलिन गिरा दी। वो अपनी चीज को लेकर परेशान है, इसलिए उसक। आग गुस्सा होना स्वाभाविक है। मैं तो बस अचानक यहाँ आ गया था, इसलिए उसने अपना गुस्सा मुझ पर निकाल दिया। उसने मुझे धक्का भी दिया, लेकिन मैं नाराज नहीं हूँ। जब तक वो थोड़ा बेहतर महसूस करे मैं सब सह सकता हूँ। मैं उसकी हर बात साफ साफ सुन रहा था, लेकिन जब उन सभी शब्दों को जोड़कर देखा तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही शब्द बचा, बेतुका, पूरी तरह बेतुका। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई इस तरह काले को सफेद बना सकता है, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता सु यू का चेहरा गुस्से से भर गया। शी हांग, अगर तुम्हें अपने अमीर घराने का रौब दिखाना है तो ये तरीका बिल्कुल गलत है। अभी के अभी शुजी से माफी मांगो। लिन यी भी सख्त स्वर में बोली, इस बार तुम सच में हद से आगे बढ़ गए हो, जल्दी माफी मांगो। गुस्से से मेरी कंठी धड़कने लगी। अपनी भावनाओं को काबू में रखने में मुझे काफी मेहनत करनी पड़ रही थी। मैंने दांत भींचते हुए कहा, लिन यी, सु यू, इस गलियारे में सिक्योरिटी कैमरा लगा हुआ है। क्या तुम लोग सच में देखना चाहते हो कि यहाँ असल में हुआ क्या था? मेरी बात सुनते ही शुजी और जोर से रोने लगा। लिन यी, सु यू, शी हांग को दोष मत दो, मैं सच में ठीक हूँ, लेकिन अगर तुम लोग मेरी इस तरह
तरह रक्षा करोगे तो शायद मैं आगे शी हांग का दोस्त नहीं रह पाऊंगा। ये सुनते ही लिन यी ने तुरंत टिश्यू निकाला। उसने बड़े प्यार से उसके आंसू पोंछे और उसकी पीठ थपथपाई। सब ठीक है, ये तुम्हारी गलती नहीं है, रोना बंद करो, अच्छे बच्चे बनो। सुयू ने मेरी तरफ और भी ठंडी नजरों से देखा। जरा खुद को देखो और फिर शुजी को देखो, तुम दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। इतना कहकर दोनों ने रोते हुए शुजी को अपने बीच में ले लिया, फिर बिना एक बार भी पीछे मुड़े वहाँ से चली गई। उनकी दूर जाती हुई पीठ को देखते हुए मेरे दिल में एक अजीब सी उदासी भर गई। लेकिन जल्द ही, बहुत जल्द, मेरा उनसे कोई संबंध नहीं रहने वाला था। 3 दिन बाद हमारी पहले से तय की हुई क्लास रियूनियन थी। जैसे ही मैं वहाँ पहुंचा, कई सहपाठी उत्सुकता से मेरे पीछे झांकने लगे, लेकिन जब उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया तो उनके चेहरे पर निराशा छा गई। एक ने हंसते हुए पूछा, सुशी हांग, तुम्हारी वो 2 कैंपस ब्यूटी बचपन की दोस्तें कहाँ हैं? वे तो हमेशा तुम्हारे पीछे पीछे घूमती थी। दूसरा बोला, सुना है तुम सब हुआ यूनिवर्सिटी में एडमिशन पा गए हो। स्कूल के पहले दिन तुम्हें उन दोनों में से किसी एक को चुनना होगा, तो बताओ तुमने फैसला कर लिया? एक और आवाज आई, क्या अब भी शी हांग के पास चुनने का मौका है? लिन यी और सुयू तो अब शुजी को ज्यादा पसंद करती है। अरे तुम लोगों को अभी तक समझ नहीं आया? ये सुनते ही पूरी भीड़ हंसी से फूट पड़ी। सब मेरे चेहरे का रंग बदलता देखने का इंतजार कर रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि मैं गुस्से में फट पड़ूंगा, लेकिन उनकी हैरानी के लिए मैंने एक शब्द तक नहीं कहा। मैंने तो उनकी तरफ देखा तक नहीं। जब उन्होंने देखा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो वे और उकसाने लगे। उसी समय पर प्राइवेट रूम का दरवाजा खुला। लिन यी और सुयू अंदर आई और उनके बीच सुरक्षित खड़ा था शुजी। सभी की निगाहें तुरंत मेरी तरफ घूम गई। अब उनके चेहरों पर मजाक उड़ाने वाली मुस्कान थी। स्थिति बिगड़ती देखकर क्लास मॉनिटर जल्दी से बीच में आ गया। ठीक है, अब सब आ गए हैं, पार्टी शुरू करते हैं। पार्टी के दौरान चारों तरफ शोर और हंसी मजाक चल रहा था। लिन यी ने ध्यान से अपना कोट उतारकर शुजी के कंधों पर डाल दिया। यहाँ एसी बहुत तेज है, थोड़ा और कपड़े पहन लो। सुयू ने उसके सामने फलों की प्लेट रख दी। ज्यादा फल खाओ और कम शराब पियो। दोनों उसका इतनी बारीकी से ख्याल रख रही थी जैसे वो कोई बहुत कीमती इंसान हो, लेकिन पूरे समय उन्होंने मेरी तरफ एक बार भी नहीं देखा। मैं कमरे के एक कोने में बैठा चुपचाप फल खा रहा था। मेरे चेहरे पर किसी तरह का कोई भाव नहीं था। पार्टी आधी होने के बाद किसी ने सुझाव दिया, चलो ट्रूथ और डेयर खेलते हैं। मेरा उसमें शामिल होने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन सबके जोर देने पर मुझे भी खेलना पड़ा। कुछ राउंड के बाद दुर्भाग्य से मैं हार गया। तुरंत सब लोग शोर मचाने लगे, आओ आओ अब शी हांग की बारी है, सबको अपना एक सीक्रेट बताओ। मैं मन ही मन हल्का सा हंसा। मेरा ध्यान एक पल के लिए लिन यी और सु यू पर गया। फिर मैंने बिल्कुल सामान्य स्वर में कहा, मेरा सीक्रेट ये है कि स्कूल के पहले दिन मैं 2 ऐसी चीजों को छोड़ दूंगा जो बचपन से मेरे साथ रही है। कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा, फिर कोई हंस पड़ा। अरे ये भी कोई सीक्रेट हुआ? चीजें फेंक देना कौन सा राज है? चलो इस बार छोड़ देते हैं, लेकिन अगली बार इतना अधूरा जवाब मत देना। मैंने बस सिर हिला दिया, लेकिन मैंने उन्हें ये नहीं बताया कि मैं किन 2 चीजों की बात कर रहा था। दुर्भाग्य से अगले ही राउंड में मैं फिर हार गया। इस बार पूरा कमरा मेरे पीछे पड़ गया। शी हांग, इस बार तो नहीं बचोगे। क्यों न तुम हमें बता दो कि लिन यी और सु यू में से किसे अपनी गर्लफ्रेंड चुनने वाले हो? जैसे ही ये सवाल पूछा गया, कमरे में मौजूद हर व्यक्ति उत्सुकता से मेरी तरफ देखने लगा। सब मेरे जवाब का इंतजार कर रहे थे। लिन यी इतनी घबराई हुई थी कि लगातार पानी पी रही थी। सुयू की हालत भी कुछ अलग नहीं थी। उसकी मुट्ठियां इतनी कसकर बंधी थी कि उंगलियां सफेद पड़ गई थी। मैंने दोनों की तरफ देखा। मुझे ये सब थोड़ा मजेदार लगा। इस समय उनकी आंखों में सिर्फ शुजी दिखाई देता था, फिर भी वे मेरे जवाब को लेकर इतनी परेशान थी। मेरे होठों पर हल्की ठंडी मुस्कान आ गई। मैंने कहा, इन दोनों में से कोई भी नहीं, लेकिन मैं अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही। शुजी अचानक चीख पड़ा। सभी लोगों ने तुरंत उसकी तरफ देखा। उसके कपड़ों पर पानी गिर गया था। उसकी पैंट पूरी तरह भीग चुकी थी। लिन यी और सु यू के चेहरे तुरंत बदल गए। दोनों जल्दी जल्दी उठी और उसे कपड़े बदलवाने के लिए बाहर ले गई। खेल बीच में ही रुक गया। अब किसी का भी खेल जारी रखने का मन नहीं था। क्लास मॉनिटर ने जल्दी से सबको रोका। अरे अभी मत जाओ, टीचर ने बहुत सारे पटाखे खरीदे हैं। उन्होंने कहा है कि हम सब नदी किनारे जाकर उन्हें जलाएं और अपनी नई यात्रा की शुरुआत का जश्न मनाएं। कुछ ही देर बाद पूरी भीड़ नदी किनारे पहुंच गई। रात के अंधेरे आसमान में एक के बाद एक रंग बिरंगे पटाखे खिलने लगे। लगभग हर कोई मन ही मन कोई इच्छा मांग रहा था, लेकिन शुजी ने अचानक ऊंची आवाज में नदी की तरफ देखकर कहा, मैं चाहता हूं कि लिन यी और सु यू की सारी इच्छाएं पूरी हों। ये सुनकर लिन यी की हमेशा ठंडी रहने वाली आंखों में भावनाओं की लहर दौड़ गई। सु यू भी हंस पड़ी। उसने प्यार से शुजी के बाल बिखेर दिए। तुम इतने बेवकूफ क्यों? कोई अपनी इच्छा छोड़कर दूसरों के लिए विश मांगता है क्या? शुजी मुस्कुराया, क्योंकि मेरे दिल में तुम दोनों सबसे महत्वपूर्ण हो और तुम दोनों ही मेरे सबसे खास लोग हो। उनकी मीठी बातें सुनकर मुझे घुटन सी महसूस होने लगी। हवा तक असहनीय रूप से मीठी लग रही थी। मैं वहाँ एक पल भी और नहीं रुकना चाहता था, इसलिए मैं चुपचाप मुड़ा और सबसे दूर एक कोने में जाकर अकेले पटाखों को देखने लगा। जब मैं अकेला खड़ा होकर पटाखों को देख रहा था, तभी शुजी ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, शी हांग कुछ उदास लग रहा है, वो तो पटाखे भी नहीं जला रहा। चलो उसे जाकर थोड़ा खुश करते हैं। पिछली बार जो हुआ उसके लिए मैं अब नाराज नहीं हूँ। तुम दोनों को भी उससे नाराज नहीं रहना चाहिए। उसकी बात सुनकर लिन यी की निगाहें गहरी हो गई, लेकिन उसके पैर वही जमे रहे। वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ी। सु यू ने भी अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया, मानो वो भी हिलना नहीं चाहती थी। ये देखकर शुजी मुस्कुराया, अगर तुम दोनों नहीं जाओगी तो मैं खुद उसे मनाने जाता हूँ और उसे एक सरप्राइज भी दूंगा। ये कहकर वो पटाखों का एक गुच्छा लेकर
मेरी तरफ बढ़ा। मैं उस समय पूरी तरह पटाखों को देखने में व्यस्त था। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो मेरे पीछे क्या कर रहा है। वो धीरे धीरे मेरी पीठ के पीछे पहुंचा, फिर चुपके से पटाखों में आग लगा दी और अगले ही पल उसने जलते हुए पटाखे सीधे मेरे सिर पर फेंक दिए। धड़ाम, एक जोरदार धमाका हुआ। चारों तरफ चीखें गूंज उठीं। सबकी नजर मेरी तरफ घूम गई और उन्होंने देखा मेरा पूरा शरीर आग की लपटों में घिर चुका था। शी हांग, लिन यी और सु यू के चेहरे का रंग उड़ गया। दोनों पागलों की तरह मेरी तरफ दौड़ी। जब मेरी आंख खुली तो मेरे सामने सिर्फ सफेद रंग दिखाई दे रहा था। नाक में अस्पताल के कीटाणुनाशक की तेज गंध भर गई। मैंने जरा सा हिलने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल पूरे शरीर में असहनीय दर्द दौड़ गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने पूरे शरीर पर जलती हुई छुरियां रख दी हो। मेरी ड्रेसिंग बदल रही नर्स तुरंत बोली, मत हिलिए, आपके शरीर पर बहुत गंभीर जलन हुई है। अच्छी बात यह रही कि आपको समय पर अस्पताल लाया गया और स्किन ग्राफ्टिंग कर दी गई, इसलिए शरीर पर निशान नहीं रहेंगे, वरना आपका ये हैंडसम चेहरा पूरी तरह खराब हो जाता। उसकी बात सुनकर मुझे बेहोश होने से पहले का दृश्य याद आ गया। मेरा दिल बर्फ की तरह ठंडा हो गया। मैं कुछ कहना चाहता था, लेकिन दर्द इतना ज्यादा था कि मुझमें बोलने की ताकत भी नहीं बची थी। नर्स अचानक बोली, ओह हाँ, उस दिन 2 बहुत खूबसूरत लड़कियां आपको अस्पताल लेकर आई थी। जब वे आपको लेकर आई तब आप बेहोश थे। वे इतनी परेशान थी कि लगभग पागल हो गई थी। आप जितने दिन बेहोश रहे, वे भी उतने ही दिन आपके पास रुकी रही। अभी थोड़ी देर पहले ही उन्हें आराम करने के लिए मनाया गया है। क्या मैं उन्हें बुला दूं? अगर उन्हें पता चला कि आप होश में आ गए हैं तो वे बहुत खुश होंगी। मैंने तुरंत उसे रोक दिया। नहीं, मैं उनसे मिलना नहीं चाहता। नर्स ने सिर हिलाया और दवा की ट्रॉली लेकर बाहर चली गई। लेकिन ज्यादा देर नहीं हुई थी कि लिन यी और सु यू को मेरे होश में आने की खबर मिल गई। दोनों भागती हुई कमरे में पहुंची। आमतौर पर वे हमेशा सलीके से रहती थी, लेकिन इस समय उनकी आंखें पूरी तरह लाल थी। ऐसा लग रहा था जैसे कई दिनों से उन्होंने ठीक से सोया ही न हो। सु यू की आवाज कांप रही थी, शी हांग, तुम ठीक हो? मुझे माफ कर दो, हम तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाए। इतना कहकर उसने एक हाथ से लिखा हुआ माफीनामा मेरी तरफ बढ़ा दिया। शी हांग, मुझे पता है कि तुम बहुत दर्द में हो, लेकिन इस बार शुजी सच में गलत था। फिर भी उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था। लेकिन इस बार शुजी सच में गलत था, फिर भी उसने ये जानबूझकर नहीं किया था। जितने दिन तुम बेहोश रहे उतने ही दिन वो भी अपराध बोध में डूबा रहा। वो लगातार यही सोचता रहा कि तुमसे माफी कैसे मांगे। मैंने उसकी बात सुनी और मेरी हथेलियां तक ठंडी पड़ गई। मैं ही घायल हुआ था, मैं ही अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा था, लेकिन अब भी वे शुजी के अपराध बोध की चिंता कर रही थी। मैंने ठंडे स्वर में कहा, तो क्या उसके अपराध बोध का जिम्मा भी मुझे ही उठाना चाहिए? उसे माफी चाहिए? ठीक है, उसे यहाँ भेजो और कहो कि वो भी वही सारी चोटें अपने ऊपर ले ले जो मुझे लगी है। इतना कहकर मैंने आंखें बंद कर ली। मैं अब उनके चेहरे भी नहीं देखना चाहता था। सु यू ने भौहें सिकोड़ ली। उसने अपनी आवाज को नरम बनाने की कोशिश की। शी हांग, इतने आक्रामक मत बनो। शुजी सच में खुद को बहुत दोष दे रहा है। मैंने तुरंत जवाब दिया, अगर उसे लेकर तुम्हें इतनी चिंता है तो उसके पास जाओ। मेरे कमरे में क्या कर रही हो? जब मैंने फिर से आंखें खोली तो उनमें सिर्फ ठंडापन था। ऐसा ठंडापन जो किसी को भी अपने करीब आने से रोक दे। लिन यी और सु यू ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों ने बेबसी से सांस छोड़ी। लिन यी धीरे से बोली, शी हांग, मैंने तुम्हारे इलाज के लिए शहर का सबसे अच्छा डॉक्टर ढूंढ लिया है। तुम्हारे शरीर पर कोई निशान नहीं रहेगा, निश्चिंत रहो। मैंने लिन फैमिली के बॉडीगार्ड्स भी यहाँ छोड़ दिए हैं। तुम्हें खाने या इस्तेमाल करने के लिए जो भी चाहिए हो बस उन्हें बता देना। हम हर दिन तुमसे मिलने आएंगे। इतना कहकर दोनों कुछ देर तक मुझे देखती रही। मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस आंखें बंद करके लेटा रहा। आखिरकार वे दोनों चुपचाप कमरे से बाहर चली गई। उनके जाने के बाद मैंने अपने दांत भींच लिए। दर्द इतना ज्यादा था कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। होश में आने के बाद से एनेस्थीसिया का असर खत्म हो चुका था। अब मेरे पूरे शरीर में ऐसा दर्द था जैसे हजारों चाकू एक साथ चल रहे हों। मैं लगातार अपने आंसू और शिकायतें दबा रहा था। मैं किसी के सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहता था। पता नहीं कितना समय बीत गया। अचानक मेरे माता पिता घबराए हुए कमरे में आ गए। उन्हें देखते ही मेरे भीतर जमा सारी भावनाएं टूट गई। मैं और नहीं रोक पाया। कई दिनों से रोके हुए आंसू बह निकले। मेरी आवाज कांप रही थी। बहुत दर्द हो रहा है। माँ ने तुरंत मुझे गले लगा लिया। उनकी आंखें दुख से भर गई। पापा का चेहरा पूरी तरह काला पड़ गया। उन्होंने गुस्से में मेज पर जोर से हाथ मारा। हमने सच में एक एहसान फरामोश सांप को पाला है। आज से शुजी की सारी आर्थिक सहायता बंद कर दी जाएगी और हम उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करेंगे ताकि उसे पूरी तरह जिम्मेदार ठहराया जा सके। काफी देर बाद मेरी भावनाएं थोड़ी शांत हुई, लेकिन मेरे माता पिता को काम की वजह से फिर जाना पड़ा। जाने से पहले उन्होंने कहा, शी हांग, बस अच्छे से ठीक हो जाओ। हमें कुछ जरूरी काम निपटाने हैं, इसलिए अभी जाना होगा, लेकिन हम शुजी को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। इतना कहकर वे जल्दी जल्दी बाहर चले गए। कमरा फिर से खाली हो गया। चारों तरफ सन्नाटा और ठंडापन फैल गया, लेकिन इस बार मुझे पहले जैसी उदासी महसूस नहीं हुई। मेरे दिल में हल्की सी गर्माहट थी। मैंने धीरे से आंखें बंद कर ली। नींद आने ही वाली थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई और जवाब देने से पहले ही वार्ड का दरवाजा खुल गया। दरवाजे पर दस्तक हुई और मेरे जवाब देने से पहले ही वार्ड का दरवाजा खुल गया। इस बार अंदर आने वाला शुजी था। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। शी हांग, मुझे माफ कर दो प्लीज। मैं सु फैमिली की स्पॉन्सरशिप नहीं खो सकता। मैं जेल भी नहीं जा सकता। मैं वहाँ जिंदा नहीं रह पाऊंगा। मुझे माफ कर दो। वो बार बार माफी मांग रहा था, लेकिन मुझे उसकी आवाज में जरा भी सच्चाई महसूस नहीं हुई। ऐसा नहीं था कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसे बस ये समझ आ गया था कि अब उसकी हालत खराब होने वाली है। मैंने बिना कोई जवाब दिए बिस्तर के पास लगे
नर्स कॉल बटन को दबा दिया। नर्स, ये व्यक्ति बिना अनुमति यहाँ आ गया है और मेरे आराम में बाधा डाल रहा है, कृपया इसे बाहर निकाल दीजिए। मेरी बात सुनते ही नर्स सतर्क हो गई। वो तुरंत आगे बढ़ी और शुजी का हाथ पकड़ लिया। चलिए बाहर। शुजी लड़खड़ाते हुए बाहर जाने लगा, लेकिन जाते जाते भी लगातार विनती करता रहा। उसी समय पीछे से दो परिचित आवाजें सुनाई दी। उसे हाथ मत लगाइए। लिन यी और सु यू तेजी से अंदर आई। दोनों ने तुरंत शुजी को सहारा दिया। तुम ठीक हो? शुजी ने जबरन मुस्कुराने की कोशिश की। मैं ठीक हूँ, उसने सिर हिला दिया, लेकिन उसकी लाल आंखें सब कुछ बता रही थी। शीहांग मुझे देखना नहीं चाहता, मैं अभी चला जाता हूँ। उसके शब्द तो ऐसा कह रहे थे, लेकिन उसके पैर वही जमे हुए थे। ये देखकर दोनों तुरंत उसके हाथ पकड़कर फिर से कमरे के अंदर ले आई। लिन यी बोली, शीहांग, शाओ जी सच में खुद को दोष दे रहा है, बस इस बार उसे माफ कर दो। शुजी ने तुरंत सु यू का हाथ पकड़ लिया। सु यू, मेरी तरफ से मत बोलो, भले ही मेरा इरादा ऐसा नहीं था, लेकिन अगर मेरी वजह से शीहांग को इतना दर्द सहना पड़ा है तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मैं अस्पताल के बिस्तर पर लेटा हुआ उन्हें देख रहा था। दोनों पूरी ताकत से शुजी का बचाव कर रही थी। एक पल के लिए मैं सच में उलझ गया। क्या मैं इन दोनों को सच में जानता था? हम तीनों 10 साल से भी ज्यादा समय से दोस्त थे, जबकि शुजी को आए मुश्किल से 1 महीना हुआ था। फिर वे इतनी जल्दी कैसे बदल गई? मेरे सामने खड़े तीनों लोग अभी भी बहस कर रहे थे। दिल में उठ रहे दर्द को दबाते हुए मैंने आखिरकार कहा, मैं उसे माफ नहीं करता। माफ करना या नहीं करना मेरा फैसला है। अभी मैं आराम करना चाहता हूँ, कृपया बाहर जाइए। मेरी बात सुनकर लिन यी और सु यू एक दूसरे को देखने लगी। दोनों की आंखों में हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना ठंडा व्यवहार करूंगा। शुजी फिर रोने लगा, उसकी आंखें सूज चुकी थी। लिन यी ने उसके आंसू पोंछे। अच्छे बच्चे बनो, रो मत, ये तुम्हारी गलती नहीं है। सु यू ने भी तुरंत कहा, हाँ सु फैमिली अब तुम्हारी मदद नहीं करेगी, लेकिन तुम्हारे पास अभी भी हम हैं। भविष्य की ट्यूशन फीस की चिंता मत करो, बाकी सब चीजों की भी चिंता मत करो। भविष्य की ट्यूशन फीस की चिंता मत करो, बाकी किसी चीज की भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हम कोई न कोई रास्ता निकाल लेंगे ताकि तुम्हें किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। उनकी बातें सुनकर मैंने धीरे से आंखें बंद कर ली। मेरे होठों पर एक व्यंग्य भरी मुस्कान उभर आई। मुझे अच्छी तरह पता था कि अगर वे चाहें तो आसानी से शुजी की रक्षा कर सकती है। तो फिर मेरे पास आकर माफी मांगने का नाटक करने का मतलब ही क्या था? मैं काफी समय तक अस्पताल में भर्ती रहा। उस दौरान लिन यी और सु यू लगभग हर दिन मुझसे मिलने आती रहीं, लेकिन हर बार मैंने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। आखिरकार उनके पास और कोई विकल्प नहीं बचा। वे रोज दरवाजे के बाहर गिफ्ट छोड़ जाती। उन्हें उम्मीद रहती कि कोई अंदर जाते समय वे चीजें मुझे दे देगा, लेकिन हर बार मैं उन सभी गिफ्ट्स को ड्यूटी नर्स के पास भिजवा देता। ऐसा तब तक चलता रहा जब तक मेरे डिस्चार्ज होने का दिन नहीं आ गया। जिस दिन मुझे अस्पताल से छुट्टी मिली उस दिन लिन यी और सु यू खुद मुझे लेने आई। सु यू मुस्कुराकर बोली, शीहांग, तुम्हारे माता पिता अभी बिजनेस ट्रिप पर है, इसलिए हम तुम्हें घर छोड़ने आए हैं। मैंने उनकी तरफ देखा तक नहीं, मैं बस मुड़ा और दूसरी दिशा में चल पड़ा। ये देखकर लिन यी का चेहरा उतर गया। उसने आगे बढ़कर मेरा हाथ पकड़ लिया। शीहांग, तुम नाराज थे, इसलिए हमने हाल ही में शुजी से मिलना जुलना भी बंद कर दिया है। अगर तुम्हें वो पसंद नहीं है तो ये समझ में आता है, लेकिन तुम हमसे भी इतनी दूरी क्यों बना रहे हो? मुझे उसकी बात बेहद हास्यास्पद लगी। मैंने मन ही मन हंसते हुए सोचा, क्या सच में मैं दूरी बना रहा था? क्या वे दोनों नहीं थी जिन्होंने मुझे बार बार पीछे धकेला? क्या वे नहीं थी जिन्होंने धीरे धीरे मुझे अपनी जिंदगी से बाहर कर दिया? मैंने हल्की हंसी छोड़ी, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। उसी समय सु यू अपनी कार लेकर हमारे सामने आकर रुक गई। उसने रास्ता पूरी तरह रोक दिया। शीहांग, अगर तुम कार में नहीं बैठे तो हम यही सड़क जाम कर देंगे। मैं वादा करती हूँ, इस सड़क से एक भी गाड़ी आगे नहीं जा पाएगी। उसकी बात पूरी होते ही पीछे खड़ी गाड़ियों के हॉर्न बजने लगे। कुछ ही पलों में लंबी लाइन लग गई। मैं ट्रैफिक रोककर लोगों को परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए मजबूरी में मुझे कार में बैठना पड़ा। लेकिन जैसे ही मैं अंदर बैठा, सु यू ने तुरंत मेरे सामने स्ट्रॉबेरी केक रख दिया। उसकी आंखें उम्मीद से चमक रही थी। शीहांग, देखो, ये तुम्हारी पसंदीदा बेकरी का केक है। तुम हमेशा इसे खाना चाहते थे ना? मैंने इसे खरीदने के लिए बहुत लंबी लाइन में इंतजार किया। मैंने बिना किसी भाव के जवाब दिया, जरूरत नहीं, अब मुझे ये पसंद नहीं है, ये बहुत ज्यादा मीठा है। ये सुनकर लिन यी ने एक खूबसूरती से पैक किया हुआ डिब्बा मेरी तरफ बढ़ाया। अगर तुम्हें केक पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, ये मरहम है। मैंने विदेश के एक प्रसिद्ध मेडिकल प्रोफेसर से इसे मंगवाया है। ये तुम्हारे घावों को जल्दी ठीक होने में मदद करेगा। मैंने फिर वही जवाब दिया, जरूरत नहीं, अस्पताल पहले ही दवाइयाँ लिख चुका है, मुझे इन चीजों की आवश्यकता नहीं है। वे दोनों चाहे जितनी भी कोशिश करती, मैं हर चीज को ठुकरा देता। तभी अचानक मुझे सीट के बीच किसी चीज का एहसास हुआ। मैंने हाथ डालकर उसे बाहर निकाला। वह एक छोटा सा कागज का टुकड़ा था। उस पर बेहद सुंदर लिखावट में लिखा था, प्रिंस शाओ जी की स्पेशल पैसेंजर सीट। उस कागज पर लिखी हुई बात पढ़ते ही मेरे होठों पर ठंडी हंसी आ गई। सु यू ने तुरंत मेरे हाथ से वो पर्ची छीन ली और उसे टुकड़ों में फाड़ दिया। वो घबराकर बोली, शीहांग, गलत मत समझना, ये पिछली बार की बात है जब मैं एक गेम हार गई थी। मैंने हल्की मुस्कान दी, लेकिन मेरे चेहरे पर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं थी। इससे मेरा कोई संबंध नहीं है, ये कहकर मैंने आराम से अपनी आंखें बंद कर ली। मेरी बात सुनते ही सु यू का चेहरा बदल गया। कैसे कोई संबंध नहीं है? क्या तुम अपना वादा भूल गए? स्कूल के पहले दिन तुम्हें हम दोनों में से किसी एक को चुनना था। उसी समय लिन यी भी खुद को रोक नहीं पाई। उसने धीरे से पूछा, क्या तुमने अपना फैसला कर लिया है? मैंने उनकी तरफ देखा, फिर शांत स्वर में कहा, मुझे लगता है ये सवाल तुम्हें शुजी से पूछना चाहिए। दोनों एक साथ चौंक गई। शुजी से क्यों? हम उसके लिए वैसी भावनाएं नहीं रखते। सु यू जल्दी से बोली, शीहांग, क्या तुम किसी बात को गलत समझ बैठे हो? लेकिन अब मुझे उनकी कोई बात सुनने में दिलचस्पी नहीं थी। मैंने अपना सिर खिड़की से टिकाया और आंखें बंद कर ली। ऐसा दिखाया जैसे मैंने कुछ सुना ही नहीं। ये देखकर लिन यी और सु यू भी चुप हो गई। वे मुझे परेशान करने की हिम्मत नहीं कर सकी। दोनों बस एक दूसरे को
देखती रही। उन्हें महसूस हो रहा था कि मैं पहले से काफी बदल गया हूँ। मैं उनके प्रति पहले जैसा नहीं रहा। पहले की गर्मजोशी गायब हो चुकी थी। अब मैं उनसे दूर और बेहद उदासीन हो गया था। वे कुछ समझाना चाहती थी, लेकिन उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा था कि शुरुआत कहाँ से करें। आखिर में उन्होंने खुद को यही समझाया कि स्कूल शुरू होने के बाद सब कुछ फिर से ठीक हो जाएगा। घर पहुंचते ही मुझे मेरे शिक्षक का फोन आया। शी हांग, इस बार तुमने परीक्षा में शानदार प्रदर्शन किया है। तुम पूरे शहर के टॉपर बने हो। स्कूल चाहता है कि तुम वापस आकर जूनियर्स को एक भाषण दो और अपनी पढ़ाई के अनुभव उनके साथ साझा करो। मैं कुछ पल के लिए चुप हो गया। अगर मैं भाषण देने जाता तो मेरी यूनिवर्सिटी बदलने का राज छिपा नहीं रहता। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद मैंने फैसला कर लिया, ठीक है, मैं आऊंगा। वैसे भी ये बात देर बेर सबको पता चल ही जानी थी। मैंने इसे सिर्फ इसलिए छिपाया था ताकि अनावश्यक ड्रामा न हो। लेकिन अब फैसला पूरी तरह हो चुका था। चाहे कोई कितना भी पागल क्यों न हो जाए, उसे बदला नहीं जा सकता था। मैं सिर्फ इसलिए पीछे नहीं हट सकता था क्योंकि मुझे किसी की प्रतिक्रिया का डर था। और सच कहूँ तो मुझे जूनियर्स के साथ अपना अनुभव साझा करने की इच्छा ज्यादा थी। ये सोचकर मैंने पूरे 3 दिन तक अपने भाषण की तैयारी की। हर बात को ध्यान से व्यवस्थित किया। मैं चाहता था कि मेरा अनुभव दूसरों के काम आए। लेकिन जिस दिन मुझे स्टेज पर जाना था और मैं भाषण देने ही वाला था, उसी समय लिन यी और सु यू ने मेरा रास्ता रोक लिया। लिन यी और सु यू ने मेरा रास्ता रोक लिया। सु यू ने थोड़ी झिझक के साथ कहा, शी हांग, इस बार तुम्हें स्टेज पर जाने की जरूरत नहीं है। क्यों न तुम हमारे साथ कुछ खाने चलो, या फिर कहीं और जाना चाहते हो तो हम तुम्हें वहाँ ले चलते हैं। मैंने भौहें सिकोड़ ली। इसका मतलब क्या है? कुछ सेकंड तक लिन यी चुप रही। फिर उसने धीरे से कहा, शाओ जी अपनी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स बेहतर करना चाहता था, इसलिए मैंने अपने पापा से बात की और ये स्पीच देने का मौका उसे दिला दिया। लिन यी के पिता ने स्कूल की कई इमारतों में निवेश किया हुआ था। उनके लिए आखिरी समय पर स्पीकर बदलना कोई मुश्किल काम नहीं था। बस एक शब्द की बात थी। उसी समय स्टेज से एक परिचित आवाज सुनाई दी। वो शुजी था। उसकी साफ और आत्मविश्वास भरी आवाज पूरे हॉल में गूंज रही थी। मैंने ऊपर देखा और पाया कि शुजी पहले से ही मंच पर खड़ा था। मुझे वहाँ खड़ा देखकर लिन यी और सु यू बेचैन हो गई। उन्हें लग रहा था कि मैं अभी गुस्से से फट पड़ूंगा। उन्होंने मुझे शांत करने के लिए न जाने कितनी बातें पहले से सोच रखी थी। लेकिन काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी मेरे चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं आया, कोई नाराजगी नहीं दिखाई दी। मैं बिल्कुल शांत था। उनकी सारी तैयारियां बेकार हो गई। मैं बस हल्का सा मुस्कुराया, फिर बिना कुछ कहे मुड़कर वहाँ से चला गया। क्या अफसोस की बात है। मैं मन ही मन बोला, लिन यी, सु यू, तुम दोनों ने सच जानने का अपना आखिरी मौका अभी खो दिया। स्कूल खुलने का दिन आखिरकार आ गया। मेरे माता पिता खास तौर पर वापस लौटे थे। माँ बार बार मेरा सामान चेक कर रही थी। शी हांग, क्या तुम्हारा सारा सामान पैक हो गया? बाई यूनिवर्सिटी यहाँ से बहुत दूर है, 3000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर। जरूरी चीजें ले जाना मत भूलना। पापा भी चिंता भरे स्वर में बोले। मैं तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ देता हूँ। इतनी दूर अकेले जा रहे हो, मुझे बिल्कुल चैन नहीं मिल रहा। मैं मुस्कुराया और सिर हिला दिया। कोई जरूरत नहीं है पापा, मैं अब बच्चा नहीं हूँ। आप दोनों अपने काम में व्यस्त है, मेरी चिंता मत कीजिए। मेरी बात सुनकर भी माँ की चिंता कम नहीं हुई। उनकी आंखें नम हो गई, गला भराया। तुम इतने दूर रख एले जा रहे हो, हम चिंता कैसे न करें? हुआ यूनिवर्सिटी तो इसी शहर में थी, लेकिन तुमने इतनी दूर जाने का फैसला कर लिया। मैंने मुस्कुराकर माँ को गले लगा लिया। माँ, मैं सिर्फ कॉलेज जा रहा हूँ और आप अभी से रो रही है। अगर भविष्य में नौकरी के लिए कहीं और चला गया तो क्या होगा? तब तो आप बेहोश ही हो जाएंगी। तभी माँ को अचानक कुछ याद आया। उन्होंने जल्दी से अपनी जेब से एक कागज निकाला। उस पर एक फोन नंबर लिखा हुआ था। शी हांग, असल में जब तुम छोटे थे तब परिवार ने तुम्हारी एक सगाई तय की थी, लेकिन लिन यी और सु यू हमेशा तुम्हारे साथ रहती थी, इसलिए हमें लगा कि भविष्य में तुम उन्हीं में से किसी एक से शादी करोगे। इसी वजह से हमने कभी इस बारे में बात नहीं की। लेकिन अब लगता है कि वे दोनों तुम्हारे लिए सही नहीं है। वो लड़की भी बाई यूनिवर्सिटी में ही पढ़ती है, बिल्कुल उसी कॉलेज में जहाँ तुम जा रहे हो। हालांकि बचपन की सगाइयों को आजकल कोई ज्यादा गंभीरता से नहीं लेता, लेकिन अगर तुम दोनों की अच्छी बनती है तो डेट करने में कोई बुराई नहीं है। और अगर कुछ भी परेशानी हो तो उससे मदद भी मांग सकते हो। कम से कम वहाँ तुम्हारा कोई अपना तो होगा जो तुम्हारा ध्यान रख सके। ये कहते हुए माँ ने वो कागज मेरे हाथ में रख दिया। मैं अभी उसे मना करने ही वाला था कि तभी लिन यी और सु यू अंदर आ गई। सु यू मुस्कुराते हुए बोली, अंकल आंटी, आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम शी हांग का अच्छे से ध्यान रखेंगे। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति समझ गया कि दोनों ने बात गलत सुन ली है। उन्हें लगा कि ये सब उन्हीं दोनों के बारे में कहा जा रहा है, लेकिन किसी ने भी सच बताने की कोशिश नहीं की। पूरा कमरा चुप रहा। मैंने शांत भाव से वो कागज अपनी जेब में रख लिया, फिर माँ की तरफ देखकर कहा, माँ चिंता मत करो, मैं समझ गया। माँ ने आंसू पोंछे। पापा की आंखें भी हल्की लाल हो गई थी। दूसरी तरफ लिन यी और सु यू एक दूसरे को देखकर हैरान थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मेरे माता पिता इतना भावुक क्यों हो रहे हैं। सु यू ने हंसते हुए कहा, आंटी, हुआ यूनिवर्सिटी तो इसी शहर में है, भले ही शी हांग हॉस्टल में रहे, लेकिन वो हर वीकेंड घर आ सकता है। अगर उसे घर की याद आए तो हम उसे रोज भी घर छोड़ सकते हैं। मेरे माता पिता ने सिर्फ एक गहरी सांस ली, लेकिन कुछ नहीं कहा। लिन यी और सु यू को तब भी कुछ अजीब नहीं लगा। वे जल्दी जल्दी मेरे कमरे में घुस गई और मेरा सामान उठाने लगी, लेकिन जैसे ही उन्होंने कमरे के अंदर कदम रखा, दोनों अचानक ठिठक गई। एक मिनट, तुम्हारा कॉलेज तो इसी शहर में है ना, फिर तुम इतने सारे कपड़े क्यों पैक कर रहे हो? मैंने बिना उनकी तरफ देखे जवाब दिया, जो मैं करूँ उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, और वैसे भी मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं। इतना सामान पैक करना बिल्कुल सामान्य बात है। सु यू तुरंत मुस्कुराकर बोली, हाँ हाँ बिल्कुल, तुम जितने चाहो उतने का पड़े खरीद सकते हो। रजिस्ट्रेशन खत्म होने के बाद
मैं तुम्हें और कपड़े खरीदने ले जाऊंगी। लिन यी ने कुछ नहीं कहा, उसने बस मेरा एक सूटकेस उठा लिया, लेकिन उसके हमेशा ठंडे और शांत चेहरे पर इस समय एक हल्की सी बेचैनी दिखाई दे रही थी, ऐसी बेचैनी जिसे सामान्य लोग शायद नोटिस भी न कर पाते। शी हांग, मेरी कार में चलो, मैंने स्कूल में तुम्हारे लिए एक सरप्राइज तैयार किया है। इतना सुनते ही सु यू ने तुरंत उसके हाथ से सूटकेस छीन लिया। नहीं, मेरी कार में चलो, मैंने भी तुम्हारे लिए एक सरप्राइज तैयार किया है। दोनों मुझे अपनी अपनी तरफ खींचने लगी। उसी समय अचानक किसी का फोन बज उठा। फोन के दूसरी तरफ से घबराई हुई आवाज आई, लिन, सु यू, स्कूल आते समय मेरा एक्सीडेंट हो गया। ये सुनते ही लिन यी और सु यू के चेहरे का रंग बदल गया। दोनों एक साथ घबराकर पूछने लगी, क्या हुआ, कैसे हुआ, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? फोन के दूसरी तरफ से शुजी की कांपती हुई आवाज आई, मैं ठीक हूँ, बस बहुत डर गया हूँ। लिन यी तुरंत बोली, वही रुको, हिलना मत, मैं अभी तुम्हारे पास पहुँच रही हूँ। सु यू ने भी जल्दी से कहा, डरो मत, मैं भी अभी आ रही हूँ, बस वही खड़े रहना। फोन रखने के बाद उन्हें आखिर याद आया कि मैं अभी भी उनके सामने खड़ा था। दोनों कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उनसे पहले ही मैंने बोल दिया, तुम लोगों को मुझे छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद स्कूल पहुँच सकता हूँ। लिन यी कुछ पल तक चुप रही, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो, लेकिन आखिर में उसके मुंह से सिर्फ एक ही वाक्य निकला, जब स्कूल पहुंच जाओ तो मुझे फोन कर देना, ठीक है? सु यू ने भी झिझकते हुए कहा, शी हांग, तुमने कहा था कि स्कूल के पहले दिन हम दोनों में से किसी एक को चुनोगे, वो बात भूलना मत। मैंने उनकी तरफ ठंडी नजरों से देखा, लेकिन न सिर हिलाया न कोई जवाब दिया। दोनों को महसूस हुआ कि कुछ तो गलत है, लेकिन उसी समय सु यू का फोन फिर बज उठा। दूसरी तरफ शुजी रो रहा था। एक पल कह रहा था कि वो बहुत डर गया है, अगले ही पल कह रहा था कि उसके पैर में दर्द हो रहा है। अब लिन यी और सु यू के पास जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। वे जल्दी जल्दी निकल गई, लेकिन जाते जाते भी वे मेरा सामान हमारे फैमिली ड्राइवर की कार में रखना नहीं भूली। दोनों बार बार पीछे मुड़कर मुझे देख रही थी, लगातार कह रही थी, हमें कॉल करना मत भूलना, जरूर संपर्क करना। लेकिन शुरू से आखिर तक मैंने एक शब्द भी जवाब में नहीं कहा। आखिरकार दोनों अपनी अपनी कार में बैठ गई और मैं भी अपनी कार में बैठ गया। जैसे ही मैं सीट पर बैठा, मेरा फोन हल्का सा वाइब्रेट हुआ। मैंने स्क्रीन खोली, वो शुजी का मैसेज था, शी हांग, देख लिया, मेरे सिर्फ एक फोन कॉल पर भी वे दोनों तुम्हें छोड़कर मेरे पास आ गई। अगर तुम उनका बॉयफ्रेंड भी बन जाओ तब भी कहानी बिल्कुल यही रहेगी। अगर तुम मेरी मदद करते रहोगे तो शायद मैं उन दोनों में से एक तुम्हें दे दूं। ये पढ़कर मेरे चेहरे पर ठंडी हंसी आ गई। मैंने तुरंत जवाब टाइप किया, जरूरत नहीं, अब मुझे उन दोनों में से कोई भी नहीं चाहिए, उन्हें तुम्हारे लिए तोहफा समझ लो। मैसेज भेजने के बाद मैंने बिना हिचकिचाए शुजी को ब्लॉक कर दिया, फिर लिनी को, और उसके बाद सु यू को भी। इसके बाद मैंने अपना पुराना सिम कार्ड निकाल कर तोड़ दिया और नया सिम कार्ड लगा लिया। सबसे पहला नंबर जो मैंने सेव किया वो उसी लड़की का था जिसका नंबर माँ ने मुझे दिया था। ड्राइवर ने एक्सीलेटर दबाया, कार तेजी से एयरपोर्ट की तरफ बढ़ने लगी और वह दिशा लिन यी और सु यू की दिशा से बिल्कुल उल्टी थी। मैं खिड़की के बाहर तेजी से गुजरते दृश्यों को देखता रहा, फिर हल्का सा मुस्कुराया। इस बार मैं एक बिल्कुल नई जिंदगी शुरू करूंगा, इस बार मैं एक बिल्कुल नई जिंदगी शुरू करूंगा। जब विमान ने उड़ान भरी, मैंने मन ही मन सोचा, अतीत की सारी बातें अब खत्म हो चुकी है, मुझे एक नई शुरुआत करनी होगी और मेरी इस नई जिंदगी में लिन यी और सु यू के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं होगी। इधर मेरा विमान अभी अभी आसमान में उड़ा था, उधर हुआ यूनिवर्सिटी के प्रवेश द्वार पर। लिन यी और सु यू दोनों हाथों में ताजे फूलों के गुलदस्ते लिए खड़ी थी, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी सु फैमिली की कार कहीं दिखाई नहीं दी। दोनों के दिलों में एक अजीब सी बेचैनी उठने लगी और वो बेचैनी हर मिनट के साथ बढ़ती जा रही थी। अचानक उनके मन में एक विचार आया, शायद वो किसी दूसरे रास्ते से यूनिवर्सिटी में अंदर गया होगा। दोनों लगभग किसी और संभावना के बारे में सोचने की हिम्मत ही नहीं कर पा रही थी। उनके पीछे ढेर सारे फूल सजे हुए थे, जिसकी वजह से आसपास मौजूद नए स्टूडेंट्स का ध्यान बार बार उनकी तरफ जा रहा था। कुछ जिज्ञासु लोगों ने उनकी तस्वीरें खींच ली और उन्हें यूनिवर्सिटी फोरम पर पोस्ट कर दिया। वाह, हमारे कॉलेज की दो सबसे खूबसूरत फ्रेशर्स पहले ही दिन इतना बड़ा सरप्राइज देने वाली है। आखिर ये किसे प्रपोज करने वाली है? कौन है वो खुशनसीब लड़का? एक और कमेंट आया, सोचकर भी हैरानी होती है, इन दोनों का व्यक्तित्व तो बिल्कुल अलग है। एक बर्फ जैसी ठंडी और रॉयल क्वीन है, दूसरी पूरी तरह खुली हुई और बेहद जोशीली। क्या ऐसा हो सकता है कि दोनों एक ही लड़के को प्रपोज करने वाली हो? ये पोस्ट देखते ही अनगिनत लोग वहाँ पहुँचने लगे। हर कोई ये ड्रामा अपनी आंखों से देखना चाहता था। भीड़ लगातार बढ़ती जा रही थी, चारों तरफ फुसफुसाहट और चर्चाएं हो रही थी। सबके मन में सिर्फ एक ही सवाल था, आखिर वो कौन है जिसे दो इतनी खूबसूरत लड़कियां एक साथ प्रपोज करने वाली हैं? लिन यी बार बार अपने फोन की स्क्रीन देख रही थी। वो लगातार कॉल कर रही थी। उसे खुद याद नहीं था कि वो मुझे कितनी बार फोन कर चुकी है, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा था। सु यू का चेहरा भी पूरी तरह उदास हो चुका था। उसने फोन को कसकर पकड़ रखा था। उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है, मैं उससे बिल्कुल संपर्क नहीं कर पा रही हूँ। लिन यी की ठंडिया खून में भी वही बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। आज जैसी स्थिति का सामना उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। दोनों को यकीन हो गया था कि मेरे साथ कुछ न कुछ जरूर हुआ है। दोनों को पूरा यकीन हो गया था कि मेरे साथ कुछ न कुछ बुरा हुआ है। उन्होंने जो ताजे फूल और हीरे की अंगूठियां पहले से तैयार करके रखी थी, वे सब वही छोड़ दी गई। लिन यी ने अब और कुछ नहीं सोचा, वो तुरंत मेरी तलाश में मेरे घर की तरफ दौड़ पड़ी। दूसरी तरफ सु यू पूरे कैंपस में मुझे ढूंढने लगी। वो हर जगह जाकर पूछ रही थी कि किसी ने मुझे देखा है या नहीं। उसी समय
समय सु फैमिली के घर का दरवाजा फिर से जोर जोर से खटखटाया गया। इस बार काफी देर बाद दरवाजा खुला, लेकिन दरवाजा खोलने वाला मैं नहीं था, वो घर की नौकरानी थी। मिस लिन, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? लिन यी कुछ पल के लिए चुप रह गई। उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। फिर उसने पूछा, क्या शी हांग अभी घर पर है? ये कहते हुए उसकी नजर घर के अंदर चली गई, लेकिन घर के अंदर न तो मेरा कोई सामान था और न ही मेरा कोई निशान। नौकरानी थोड़ी हैरान हुई। मिस लिन, आज सुबह यंग मास्टर आपके साथ ही तो निकले थे ना? ये सुनते ही लिन यी का दिल धक से रह गया। उसने घबराकर पूछा, तो क्या अंकल और आंटी घर पर हैं? मुझे उनसे कुछ पूछना है। नौकरानी ने सिर हिलाया। मास्टर और मैडम तो आप लोगों के जाने के तुरंत बाद ही दूसरे प्रांत की बिजनेस ट्रिप पर निकल गए थे। अगर आपको कुछ पूछना है तो उन्हें फोन कर सकती है। इतना कहकर नौकरानी ने धीरे धीरे दरवाजा बंद कर दिया। लिन यी वही खड़ी रह गई। उसकी आंखें गहरी होती चली गई। उसकी मुट्ठियां कसकर बंद गई। वो खुद से बुदबुदाई, काश फोन लग जाता। क्या सच में शी हांग हमारी कन्फेशन स्वीकार नहीं करना चाहता? क्या इसी वजह से वो हमसे छिप रहा है? मैंने तो शुजी वाली सारी बातें पहले ही सुलझा ली थी और फिर स्कूल आकर उसके लिए सरप्राइज भी तैयार किया था। फिर भी मैं आखिर एक कदम पीछे कैसे रह गई? बस थोड़ा सा और हम सब कुछ साफ साफ समझा सकते थे। लिन यी पूरी तरह निराश होकर वापस यूनिवर्सिटी लौट गई। दूसरी तरफ सु यू की हालत भी कुछ बेहतर नहीं थी। वो लगातार लोगों से पूछती रही, क्या किसी ने शी हांग को देखा है? लेकिन रास्ते में मिलने वाले सभी छात्र सिर हिलाकर मना कर देते।